नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर से शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ खेल के पन्नों पर नहीं बल्कि सच कहूं तो इतिहास में दर्ज हो गई है। भारत ने 2025 का पहला ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान है। तो आज ना हम इसी जीत को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो भारत की पूरी रणनीति, खिलाड़ियों का जो जज्बा था और इस जीत का आगे चलकर क्या असर होगा उस पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद साफ है। पहले मैदान पर क्या हुआ वो समझेंगे, फिर ये जीत मिली कैसे उस पर बात करेंगे और आखिर में इस पल को एक स्थायी विरासत में कैसे बदला जा सकता है। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई आम वर्ल्ड कप नहीं था। सही बात। ये इतिहास का पहला ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप था। तो इसका हर रन, हर विकेट, हर जीत अपने आप में एक मिसाल है। ये खेल में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों दोनों के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस फाइनल के दिन पर चलते हैं। भारत अजय चैंपियन। अजय फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। नेपाल ने बनाए 114 रन और भारत ने वो लक्ष्य, आप सोचिए, से 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। ये तो हुए आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? और फाइनल की हीरो फूला सारेन, क्या पारी थी वो! 27 गेंदों पर 44 रन। जबरदस्त। पर मुझे लगता है ना कि उनकी पारी सिर्फ रन बनाना नहीं था, वो उस पूरी रणनीति का चेहरा थी जो भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपनाई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फुलारा सारिन की वो पारी महज एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं थी, वो भारत की कैलकुलेटेड अग्रेशन यानी सोची समझी आक्रामकता की रणनीति का सबसे बेहतरीन नमूना थी। अगर हम भारत की जीत के पीछे की रणनीति को देखें ना, तो 4 बड़ी वजह साफ नजर आती हैं। और पहली यही है लक्ष्य का पीछा करने का उनका तरीका। उन्होंने हर मैच में ये दिखाया कि वो घबराते नहीं हैं। ये दिलचस्प है, सोची समझी आक्रामकता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब टी20 में तो हर कोई आक्रामक होता है ना? फर्क है। ब्लाइंड क्रिकेट में हर गेंद एक पहेली की तरह होती है। आपको गेंद की खनक सुनकर उसकी गति, उसका उछाल, सब कुछ अंदाजा लगाना होता है। ज्यादातर टीमें या तो बहुत सहम कर खेलती हैं या फिर अंधाधुंध शॉट लगाती हैं। अच्छा। भारतीय टीम ने बीच का रास्ता निकाला। वो शुरू के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते थे, एक एक 2-2 रन लेकर रन रेट को काबू में रखते थे, जिससे विकेट भी बचे रहते थे। बिल्कुल, विकेट भी बचे रहते थे और दबाव भी नहीं बनता था। फिर जब गेंदबाज थोड़ा थकने लगते थे तब वो बड़े शॉट खेलते थे। हुला की पारी में भी यही था। शुरुआत में स्थिरता और फिर अचानक गेर बदलकर मैच खत्म कर देना। यानी दिमागी तौर पर वो अपने विरोधी से 2 कदम आगे चल रहे थे। अच्छा, और उनकी गेंदबाजी फाइनल में नेपाल को सिर्फ 114 पर रोक देना कोई मजाक तो नहीं है। और यहीं पर दूसरी बड़ी वजह सामने आती है, नियंत्रित गेंदबाजी। लेकिन यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। बात सिर्फ अच्छी लाइन लेंथ की नहीं है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ समझना है। आम क्रिकेट में लाइन लेंथ का मतलब मैं समझती हूँ, पर यहाँ तो बल्लेबाज देख नहीं सकता। तो यहाँ सटीक होने का मतलब क्या बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ब्लाइंड क्रिकेट का असली हुनर सामने आता है। यहाँ बल्लेबाज गेंद की आवाज के एक पैटर्न, एक रिदम पर निर्भर करता है ताकि वो शॉट का समय तय कर सके। ओके। भारतीय गेंदबाजों की असली रणनीति सिर्फ सटीक लाइन लेंथ नहीं थी, बल्कि उस रिदम को तोड़ना था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने गति और टप्पे में हल्का फुल्का लेकिन लगातार बदलाव किया। जब दिमाग को हर गेंद को नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ता है तो बल्लेबाज का आत्मविश्वास हिल जाता है, बड़े शॉट खेलने की हिम्मत कम हो जाती है। ये था दबाव बनाने का असली तरीका। वाह, मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी था। ये तो शतरंज जैसा हो गया। और मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि मैदान पर ये सब होता कैसे होगा। जब गेंद हवा में होती है तो फील्डर्स आपस में तालमेल कैसे बैठाते हैं? क्या कोई खास कोड वर्ड होते हैं? बिल्कुल, और ये हमारी तीसरी और शायद सबसे अहम सामरिक वजह है, उनका बेमिसाल तालमेल और कम्युनिकेशन। ब्लाइंड क्रिकेट में 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। B1 जो पूरी तरह से दृष्टिहीन है, B2 आंशिक रूप से, और B3 जिनकी दृष्टि थोड़ी बेहतर होती है। भारत की टीम का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत था।
जब गेंद बल्ले से लगती है तो कीपर और सबसे नजदीकी फील्डर चिल्लाकर बाकी खिलाड़ियों को दिशा बताते हैं। इसमें सेकंड के 100वें हिस्से की भी देरी महंगी पड़ सकती है। बाप रे। भारतीय टीम के बीच एक समझ विकसित हो गई थी। वो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आवाज के लहजे से भी समझ जाते थे कि गेंद कितनी दूर है। यह अभ्यास से आता है। तो आप कह रहे हैं कि टीम की सफलता का राज सिर्फ हुनर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम और बेहतरीन आपसी समझ थी, और शायद यही हमें चौथी वजह पर लाता है, टीम में गहराई होना। जी, पूरे टूर्नामेंट में अजय रहना इस बात का सबूत है कि ये वन वुमन आर्मी नहीं थी। हर मैच में किसी नए खिलाड़ी ने आकर जिम्मेदारी संभाली। अच्छा। अगर एक बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया तो दूसरे ने पारी संभाल ली। अगर एक गेंदबाज का दिन अच्छा नहीं था तो किसी और ने आकर विकेट निकाल लिए। इसका मतलब यह है कि टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं थी, बल्कि पूरा स्क्वाड मैच जिताने की काबिलियत रखता था। ये बात तो है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को भी हराया, जो दिखाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये रणनीति तो कमाल की है, लेकिन रणनीति को मैदान पर उतारने वाले तो खिलाड़ी होते हैं। इस टीम में वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? फुला सैरन का नाम तो हम ले ही चुके हैं। उनके अलावा कप्तान दीपिका टीसी की भी बहुत तारीफ हो रही है। एक अजेय अभियान की अगुवाई करना, खासकर ऐसे खेल में जहां हर पल संवाद बदलना पड़ता है, यह आसान नहीं होगा। दीपिका की कप्तानी बहुत अहम थी। ब्लाइंड क्रिकेट में कप्तान सिर्फ रणनीति नहीं बनाता, वो मैदान पर टीम की आंख और कान भी होता है। उसे हर खिलाड़ी की क्षमता को समझना होता है। दीपिका ने टीम को एक धागे में पिरोकर रखा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी और थोड़ी चिंताजनक बात भी है जो हमारे स्रोत उजागर करते हैं। वो क्या है? वो है आंकड़ों और जानकारी की कमी। हमें पुंगलाया की पारी के बारे में पता है क्योंकि वो फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन थी? नहीं, मुझे नहीं पता। या सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज? ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब इन खिलाड़ियों को उनका हक का श्रेय भी नहीं मिल रहा। ठीक यही बात है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी CABI, उनके पास यकीनन ये रिकॉर्ड होंगे, लेकिन जब तक ये जानकारी मीडिया और आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक इन खिलाड़ियों को वो पहचान नहीं मिलेगी जिसकी वे हकदार हैं। वही से पहचान की बात नहीं है, ये भविष्य में स्पॉन्सरशिप के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर हमें आगे बात करनी होगी। जरूर। लेकिन हम जानते हैं कि इतनी बड़ी जीत सिर्फ मैदान की रणनीति से नहीं आती। पर्दे के पीछे की कहानी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। क्या हमारे स्रोतों में इस पर कोई रोशनी डाली गई है? हाँ, और कहानी का ये हिस्सा उतना ही दिलचस्प है। इस जीत के पीछे 3 बड़े संरचनात्मक कारण हैं। पहला, जैसा मैंने CABI का जिक्र किया, भारत में ब्लाइंड क्रिकेट का एक स्थापित घरेलू ढांचा है। ये सफलता रातों रात नहीं मिली है। सालों से पुरुषों का ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ खेला जा रहा है और उसी ढांचे का फायदा अब महिला टीम को भी मिल रहा है। खिलाड़ियों को नियमित टूर्नामेंट्स और कैंप में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। मतलब ये एक मजबूत नींव पर बनी इमारत है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है इस टीम को मिली विशेष कोचिंग और सपोर्ट। ये सामान्य क्रिकेट कोचिंग से बहुत अलग है। इसमें ऑडियो स्टिमुलेशन ड्रिल्स होती हैं, मतलब आवाज के जरिए खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया को तेज करने का अभ्यास। अच्छा। उनके फिटनेस प्रोग्राम भी अलग होते हैं जो संतुलन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टीम का प्रदर्शन बताता है कि उनकी तैयारी बहुत वैज्ञानिक तरीके से हुई है। और तीसरा कारण शायद वो है जो जीत के बाद हुआ, पहचान मिलना। हाँ, और ये एक चक्र की तरह काम करता है। जब टीम वर्ल्ड कप जीतती है, राष्ट्रपति से मिलती है, मीडिया में तारीफ होती है, तो खेल का प्रोफाइल अपने आप ऊपर उठ जाता है। सही बात है। इससे लोगों में और खासकर कॉर्पोरेट जगत में दिलचस्पी पैदा होती है। ये भविष्य में बेहतर फंडिंग, स्पॉन्सरशिप और सरकारी समर्थन का दरवाजा खोल सकता है। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक निवेश की संभावना भी है। तो मैदान की रणनीति, खिलाड़ियों का हुनर और पर्दे के पीछे का सिस्टम, सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि इस सब का मतलब क्या है? ये जीत भारतीय खेल के लिए इतनी खास क्यों है? इसके मायने बहुत गहरे हैं और इसे 2 स्तरों पर देखना होगा। पहला, ये समावेशिता यानी सबको साथ लेकर चलने की भावना के लिए एक मील का पत्थर है। सोचिए, हमारे देश में खेल की दुनिया में विकलांग महिलाओं की मौजूदगी कितनी कम है। ये जीत उन्हें सीधे मुख्य धारा में ले आई है। ये लाखों लोगों की उस सोच को चुनौती देती है जो विकलांगता को एक कमी के तौर पर देखते हैं। सही कहा। इस टीम ने साबित किया है कि सही मौका मिले तो वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, और यही दूसरा बड़ा मतलब है। ये प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। ये टीम अब देश की लाखों लड़कियों,
खासकर विकलांग लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई है। ये तो है। जब वो इन खिलाड़ियों को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा की इनको सम्मानित किया जाना सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये एक संकेत है कि देश का नेतृत्व उनके योगदान को पहचान रहा है। ये एक नीतिगत बदलाव की नींव रख सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक टूर्नामेंट जीतना शानदार है, लेकिन इस लय को बनाए रखना असली चुनौती है। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां कई हैं और बहुत गंभीर भी हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लगातार फंडिंग और एक पेशेवर ढांचे की कमी। एक वर्ल्ड कप की जीत से उत्साह तो है, लेकिन क्या अगले साल भी टीम को उतने ही संसाधन मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या खिलाड़ियों को नियमित सैलरी या मैच फीस मिलेगी? अभी तक ऐसा नहीं है। और जमीनी स्तर पर क्या हालात है? क्या नई प्रतिभा आसानी से मिल रही है? ये दूसरी बड़ी चुनौती है। प्रतिभा की पहचान खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में बहुत मुश्किल है। बहुत सी दृष्टिबाधित लड़कियों के परिवार उन्हें खेल में भेजने से हिचकिचाते हैं। सही बात है, सामाजिक दबाव भी होता है। बिल्कुल, उन तक पहुंचना, उन्हें और उनके परिवार को भरोसे में लेना और उन्हें ट्रेनिंग सेंटर तक लाना एक बहुत बड़ा काम है। फिर प्रशिक्षित कोच की कमी है और आखिर में वही मीडिया कवरेज वाली बात। जब तक मैच टीवी पर नहीं दिखाए जाएंगे, लोगों में दिलचस्पी कैसे पैदा होगी? और बिना दिलचस्पी के स्पॉन्सर क्यों पैसा लगाएंगे? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दुष्चक्र जैसा लगता है ये तो। बिल्कुल, लेकिन इसे तोड़ने के लिए हमारे स्रोत कुछ समाधान सुझाते हैं। एक बहुत ही साफ रोड मैप है। अच्छा। हाँ, जिसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है अल्पकालिक, यानी अगले 6 से 12 महीने। इसका सबसे पहला कदम है खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देना। उन्हें बोनस, मैच फीस या एक केंद्रीय अनुबंध दिया जाए ताकि वो सिर्फ खेल पर ध्यान दे सकें। हाँ, साथ ही कोचों के लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करना ताकि हमारे पास ज्यादा विशेषज्ञ हों। ये तो तुरंत करने वाले काम हो गए। और अगले 1 से 3 साल में क्या होना चाहिए? मध्यम अवधि में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम हो सकता है महिलाओं के लिए एक घरेलू T20 लीग शुरू करना। जैसे पुरुषों का IPL है, वैसा ही कुछ। हाँ, कुछ ऐसा ही। इससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ेगा, नई प्रतिभा को मौका मिलेगा और ये एक व्यावसायिक मॉडल बन सकता है जो स्पॉन्सर्स को आकर्षित करेगा। साथ ही टैलेंट हंट प्रोग्राम और बड़े मैचों का प्रसारण सुनिश्चित करना। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें, यानी अगले 5 साल या उससे आगे? लंबी अवधि का लक्ष्य इन खिलाड़ियों को पूर्ण पेशेवर एथलीट बनाना है। इसका मतलब है कि उनके पास पेशेवर अनुबंध हो, स्वास्थ्य बीमा हो और नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का आयोजन हो, ताकि टीम को सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए इंतजार न करना पड़े। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यही है कि भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं है। ये सही रणनीति, बेमिसाल जज्बे और सालों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, इसने ये साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो ये महिलाएं दुनिया जीत सकती हैं। बिल्कुल। और अब असली चुनौती इस जश्न और तालियों को एक स्थायी व्यवस्था में बदलने की है, ताकि ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक खूबसूरत याद न रह जाए, बल्कि भारत में ब्लाइंड महिला क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत बने। असली काम अब शुरू होता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। इस जीत को एक स्थायी विरासत में बदलने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम क्या होना चाहिए? एक घरेलू लीग की शुरुआत जो ग्लैमर और पैसा लाए, जमीनी स्तर पर कोचिंग का जाल बिछाना ताकि नई प्रतिभा सामने आए, या फिर मीडिया कवरेज को मजबूत करना ताकि देश का हर नागरिक इन खिलाड़ियों की कहानी जान सके? इस पर जरूर सोचिएगा।